गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे की अवस्थाओं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इनकी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, ये डिफिनीशन आप बोल सकते हैं, उन पे चर्चा की है। और वो पीछे क्लास पढ़ी हुई दोस्तों, जैसे साम्यधारण है, समावेशन है, समायोजन है और दोस्तों आत्मसात्करण है और भी है बहुत सारी चीज़ें। आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद ये दोस्तों आज का टॉपिक उससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि जीन पियाजे की अवस्थाएं आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों। जैसा कि पहला ये है, पहली अवस्था है दोस्तों इंद्रिय जनित ऑब्लिक संवेदीगामक अवस्था। मतलब इसे दोस्तों इंद्रिय जनित भी बोलते हैं और संवेदीगामक अवस्था भी। इंद्रिय जनित का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे इंद्रिय जनित इसमें लिखा हुआ है, इंद्रिय जनित का मतलब हुआ कि इंद्रियों का मतलब आँख, नाक, कान के माध्यम से जो बच्चा सुनता और समझता है, महसूस करता है, वही इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था भी इसे कहते हैं। और ये जन्म से 2 वर्ष रहता है दोस्तों। और दूसरी अवस्था इनकी पूर्व प्राक अंतःप्रक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष दोस्तों। यहाँ पर अंत होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिए दोस्तों। और तीसरी अवस्था है दोस्तों इनकी मूर्त होगा दोस्तों। यहाँ मूर्त लिख गया है बाय मिस्टेक से, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। मूर्त ऑब्लिक अनौपचारिक ऑब्लिक ठोस ऑब्लिक वैचारिक ऑब्लिक कंक्रीट ऑब्लिक संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसे हम मूर्त भी बोलते हैं, अनौपचारिक भी बोलते हैं, ठोस भी बोलते हैं, वैचारिक बोलते हैं, कंक्रीट भी बोलते हैं। सब ये इसके एक ही तीसरी अवस्था में है ये। और तीसरी अवस्था के दोस्तों इतने सारे नाम हैं। तो ये जो इसकी उम्र होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष होती है। आइए चौथी अवस्था देखते हैं, उसके बाद डिफिनीशन इसकी देखते हैं दोस्तों। चौथी अवस्था दोस्तों अमूर्त औपचारिक रूपात्मक रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि ये चौथी अवस्था के इतने सारे नाम हैं दोस्तों। अमूर्त भी बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं, रूपात्मक भी बोलते हैं, रूपबद्ध भी बोलते हैं, संक्रियात्मक अवस्था। और ये 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। ये ऑब्लिक गलत लग गया है दोस्तों, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए था। आगे इसमें ध्यान रखूँगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। पहली अवस्था है दोस्तों इंद्रिय जनित। दोस्तों ये दूसरी क्लास है हमारी इस पे थ्योरी में, तो इसलिए थोड़ा बहुत गलतियां हैं। पहली अवस्था है दोस्तों, इसको डिफिनीशन देखते हैं हम कि क्या है आखिर इसमें। इंद्रिय जनित ऑब्लिक संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष दोस्तों। इस अवस्था में बालक ज्ञान का निर्माण अपनी ज्ञानेंद्रियां के आधार पर कर गया। ज्ञानेंद्रियों का मतलब वही आँख, नाक, कान। बालक प्रकाश के प्रति सचेत होने लगता है। मतलब बालक प्रकाश को देखने के बाद वो उस पे मतलब जब बुझा दिया जाता है तो अजीब रिएक्ट करता है, फिर जला दिया जाता है तो फिर अजीब रिएक्ट करता है, मतलब चौंकता है। या तो वही मतलब प्रकाश जलता है तो उसके प्रति लगाव होता है, मतलब उसके प्रति सचेत होने लगता है दोस्तों। ये कहने का अभिप्राय है। जैसे छोटे बच्चों के सामने आँख पे लाइट मार दो तो अजीब सा आँख बंद कर लेते हैं, या ये हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इसमें काफ़ी ध्यान देते हैं क्योंकि वो ऐसी सब क्रियाएँ पहली बार उनकी लाइफ में होती है दोस्तों। और इसकी उम्र जन्म से 2 वर्ष होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व प्राक अंतःप्रग संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसमें है पहला पॉइंट दोस्तों, नई सूचना अथवा विचारों के आधार पर भाषा का निर्माण करता है दोस्तों। 2 से 7 वर्ष में है। जैसे इसमें नई सूचना अथवा विचारों के आधार पर भाषा का निर्माण करता है। जैसे नई सूचना का मतलब, जैसे इसमें दोस्तों ये उम्र में लगभग बालक को विद्यालय में भेज दिया जाता है। जन्म से 2 मतलब 3-4 वर्ष में बालक विद्यालय चला जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो नई सूचना मिलती है, अर्थात या जो टीचर के माध्यम से या दोस्तों के माध्यम से जो मिलते हैं, उनके आधार पर अपनी भाषा का निर्माण करता है दोस्तों। मतलब विद्यालय जाता है तो वहाँ की भाषा को सीखता है, और घर की भाषा अलग होती है दोस्तों। घर की भाषा मातृभाषा और स्कूल की भाषा अलग है दोस्तों। दोस्तों दूसरा पॉइंट है आकार तथा आकृति के आधार पर वस्तुओं को पहचानने लगता है दोस्तों। आकार का मतलब जैसे गेंद है, तो गेंद को अगर एक पहली बार दिखाएंगे, आप दूसरी बार दिखाएंगे तो बता देगा कि हाँ भैया गेंद है। पेंसिल है, पेंसिल पहली बार नहीं समझ पाएगा, लेकिन हाँ जानने लगेगा तो बता देगा कि हाँ भैया पेंसिल है। उसके आकृति के आधार पर वस्तुओं को पहचानने लगता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। तीसरी अवस्था इनकी, इसमें दोस्तों एक पॉइंट और है। तीसरा पॉइंट है जैसे
कि वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, डायरेक्ट, कि वस्तु स्थायित्व। इसकी डिफिनीशन इसीलिए मैंने लिख रखी है दोस्तों। इसका मतलब हुआ दोस्तों, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से सामने न होने पर भी उसका प्रतिबिंब मस्तिष्क में बना रहना। इसका मतलब हुआ दोस्तों, जैसे बच्चा आज मतलब फर्स्ट डे स्कूल गया, या दूसरे दिन या तीसरे दिन, या उसने कोई चीज़ देखी, मान लीजिए वो कोई खिलौना उसको पसंद है दोस्तों, और उसको आपने एक बार दिखा दिया, उसके बाद आपने उसको हटा लिया। अब जो उसको पसंद है खिलौना दोस्तों, उसका प्रतिबिंब उसके मस्तिष्क में बना है, क्योंकि वो खिलौना पसंद करता है दोस्तों। तो वही है वस्तु स्थायित्व, की किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से सामने ना होने पर भी उसका प्रतिबिंब मस्तिष्क में बना रहना। यही दोस्तों वस्तु स्थायित्व। और ये दूसरी अवस्था में होता है दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस अवस्था में है। दूसरी अवस्था में होता है, जो 2 से 7 वर्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इसी में है दोस्तों, इसी में दोस्तों जीवात्मा, सजीववाद, जीववाद ऑब्लिक सजीव चिंतन का सिद्धांत दूसरी अवस्था में है दोस्तों। ये कि इसमें जैसे सजीववाद है दोस्तों, तो इसी को हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, जीववाद भी, मतलब ये इतनी सारे नाम से आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों इसका मतलब हुआ कि निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव वस्तुओं के जैसे व्यवहार करता है। दोस्तों इसका मतलब आप ना समझ पाए होंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये दूसरी अवस्था में होता है। सबसे गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि ये 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, बच्चे को अगर मेले में घोड़ा उड़ा दिला दिया जाता है, छोटे बच्चों को, तो उसके बाद वो घोड़ा पे चलते हैं, कह देते हैं, घोड़े पे जब घर में खेलते हैं तो कहते हैं कि हट जाओ मेरा घोड़ा आ रहा है, साइड हो जाओ। तो मतलब वो निर्जीव के साथ भी सजीव जैसे व्यवहार करता है दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ में गए होंगे, या दूसरे पॉइंट से हम ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। जैसे वो कोई सामान है, कोई गाँव में देखे होंगे कि डंडी को ही लोग, जैसे टायर को दोस्तों देखे होंगे, गाँव का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों। गाँव में बच्चे टायर चलाते हैं, कहते हैं हट जाओ मेरी गाड़ी आ रही, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो वही है दोस्तों, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी सजीव वस्तुओं के जैसा व्यवहार करता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये दूसरी अवस्था में ये भी है, अहम केंद्रता ऑब्लिक स्व केंद्र ऑब्लिक मैं की भावना। दोस्तों ये दूसरी अवस्था में ही है। इसमें बालक के अंदर अहम केंद्र मतलब मैं की भावना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब स्व केंद्र की, वो अपने आप को मुख्य समझता है। जैसे पॉइंट हम पढ़ते हैं दोस्तों, बालक अपने आप को मुख्य समझने लगता है, मतलब वो उसके दिमाग में आता है कि भैया हम जो कहें वो हमें तुरंत चाहिए, या हम ही हैं। मतलब वो अपनी बात किसी ने तक किसी तरीके से मनवाना चाहता है, चाहे रोके चाहे जैसे। दोस्तों इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने नोट लिखा है। दोस्तों जीन पियाजे की 3 प्रबल समस्या हैं, अहम केंद्रता पर आधारित है। इनकी 3 प्रबल समस्या हैं जो अहम केंद्रता पर आधारित है, मतलब कि खुद पर आधारित है, या मैं स्व केंद्र। जो समस्या है दोस्तों, लंबाई है, मुद्रा है, समय, भार, दूरी आदि को जानने लगता है। दोस्तों ये इससे पॉइंट रिलेटेड नहीं है, 3 प्रबल समस्या दूसरी है दोस्तों। ये लंबाई, मुद्रा, समय, यही है दोस्तों। और ये भार, दूरी आदि को जानने लगता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि परंतु इसके पीछे की अवधारणा को नहीं जानता। मतलब लंबाई, दूरी, ये सब तो जानने लगता है, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा को नहीं जानता कि ये लंबाई है तो किस वजह से है, ये वस्तु छोटी है तो किस वजह से है। दोस्तों इसके पीछे की अवधारणा को नहीं जानता है दोस्तों, यही इसमें कहा गया है। और दोस्तों इसमें प्रतीकात्मक खेलों का विकास हो जाता है दोस्तों 2 से 7 वर्ष में। दूसरी अवस्था चल रही है दोस्तों। जैसे अपलटा, अविलोमता, अनुत्क्रमणिता दोनों दिशाओं से नहीं सोच पाता। प्रतीकात्मक खेलों का विकास का मतलब, जैसे मैंने एक पिछली क्लास में ही शायद बताया दोस्तों, जैसे बच्चा है दोस्तों, अपलटावी का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि भैया मान लीजिए 5 लिखा हमने, 5 लिख दिया। अब उसके बाद किसी ने इसको ऐसे जोड़ दिया या ऐसे कर दिया, तो अब आप ये चीज़ मिटा देंगे। मान लीजिए कि फिर आपने लिखा, तो बोलोगे कि 6 कहाँ कहाँ गया, तो वो
विपरीत दिशा में नहीं सोच पाता दोस्तों, वो सोचता है कि यही है। ये इस दूसरी अवस्था की यही खास पहचान है दोस्तों। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब जैसे आपने 6 लिखा और ये इतना मिटा दिया, फिर यहाँ पर 5 लिख दिया, तो वो नहीं समझ पाता कि आपने किया क्या। वो दोनों दिशाओं से नहीं सोच पाता, वो सोचता है 5 ही तो था। अविलोमता अनुत्क्रमणीयता दोनों दिशाओं से नहीं सोच पाता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें और क्लियर कर देंगे। तीसरी अवस्था आ गई दोस्तों। तीसरी अवस्था है मूर्त। ये एक ही नाम है दोस्तों। ऑब्लिक का मतलब भैया एक ही नाम सबका। मूर्त, अनौपचारिक, ठोस, कंक्रीट, संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसका मूर्त अनौपचारिक का मतलब तो समझ पा रहे होंगे आप, कि मतलब इसमें दोस्तों मूर्त चिंतन, अभिसारी चिंतन, तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, कि भैया हाँ वो आम का पेड़ है, जैसे हमारे सामने आम का पेड़ दिखाया गया और उसके बाद पूछा गया कि इसमें फल कहाँ लगा है, तो बताएगी कि हाँ भैया ये लगा है इसमें, मतलब चित्र में। और जैसे अभिसारी चिंतन का मतलब हुआ दोस्तों कि अभिसारी औपसारी दो चीज़ें होती है दोस्तों। अभिसारी को नेगेटिव में लिया गया है सीडीपी में, और जो अपसारी उसको पॉजिटिव माना गया। अपसारी का मतलब हुआ दोस्तों बंधा हुआ, मतलब जैसे बता दिया कि भैया 10 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगी और बीच में किसी को उठना नहीं है कहीं, तो ये अपसारी चिंतन का मतलब वो बंधा हुआ है बच्चा। अपसारी मतलब हुआ कि भैया तुम कहीं भी आ जा सकते हो, जब मन हो पढ़ो, जब मन हो ना पढ़ो। तार्किक चिंतन करने लगता है तीसरी अवस्था में दोस्तों। और दोस्तों इसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष दोस्तों। पलटावी विलोमता उत्क्रमणीयता का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब अब आप अगर 6 बनाएंगे और फिर उसे 5 कर लेंगे तो हाँ जान जाएगा भैया, कहेगा कि ये आपने इतना मिटा दिया है और फिर ये देखो 5 बना दिया है आपने। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों तीसरी अवस्था में ही है संरक्षण का सिद्धांत दोस्तों। संरक्षण का सिद्धांत या इसे विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। इसमें कम ज़्यादा बताने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये दोस्तों काम लिख गया है, गलती से लिख गया है, गलती से मतलब टाइप हो गया है। और दूसरी अवस्था मतलब दूसरा पॉइंट है इसमें भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास। भाषा एवं संप्रेषण का मतलब हुआ दोस्तों कि संप्रेषण का मतलब दोस्तों ये होता है बातचीत करने का ढंग या बात अपने विचारों का आदान प्रदान, ये हुआ दोस्तों। कम ज़्यादा बताने की प्रवृत्ति का विकास ही तो आप जान ही गए भैया कि कम बोलना है कि ज़्यादा बोलना। और तीसरी अवस्था में दोस्तों आरोही व अवरोही क्रम की समझ। आरोही मतलब चढ़ते, अवरोही मतलब बड़े से छोटा मतलब उतरते, तो ये समझ जाता है तीसरी अवस्था में। मतलब आप 7 से 11 वर्ष ये मान सकते हैं कि कक्षा 4 या 5 में होगा, तो यहाँ आरोही अवरोही पढ़ाया जाता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इसी में दोस्तों चौथा पॉइंट है रास्तों की समझ। मतलब तीसरी अवस्था में बच्चा रास्तों की समझ जानने लगता है। एक मिनट दोस्तों, ये तीसरी अवस्था में दोस्तों रास्ते की समझ को जानने लगता है कि हाँ भैया इधर से आए थे, अब इधर के बाद इधर जाना है। आकार आकृति की पहचान वो उनमें भी अंतर करने लगता है। जैसे आम दिखाएंगे तो कहेगा हाँ भैया आम है, पपीता दिखाएंगे तो कहेंगे हाँ भैया पपीता, मतलब अंतर करने लगता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों चौथी और लास्ट हेडिंग है, मतलब लास्ट अवस्था है अमूर्त औपचारिक रूपात्मक रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 है, 11 से ऊपर दोस्तों। अमूर्त का मतलब जो दिखे ना दोस्तों, फिर भी हम उसके बारे में सोच ले, यही है। जैसे यहाँ पर लिखा गया दोस्तों अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, गहन चिंतन करने लगता है। अमूर्त का चिंतन मतलब सामने दिख नहीं रहा फिर भी उस पर चिंतन कर ले रहा। जैसे बताया जाए कि भैया कल आप कहाँ गए थे और वहाँ पर क्या खाया, क्या सीखा, तो वो बताएगा, तो यही है अपसारी चिंतन। मतलब वो उसको दिख नहीं रहा सामने, या ऐसे हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको 100% एक समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चे को बताया गया भैया, यहाँ पर उम्र देखिए दोस्तों आप लोग, 11 से 15 है, कि एक जहाज है नदी में। बताया जा रहा है बच्चे से दोस्तों, अमूर्त चिंतन और अपसारी दोनों को मतलब बता रहे हैं दोस्तों। नदी है और उस पे लोग बैठे हैं और वो डूब रही है, तो आप कैसे लोगों को बचाएंगे, तो इसके सामने ये प्रश्न रखा गया है। तो ये दोस्तों दिख नहीं रहा बच्चे को, और इस पे जो चिंतन करेगा अपसारी और गहन चिंतन, यही है दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक मतलब जैसे इसका दोस्तों आप समझ लीजिए, निगमनात्मक मतलब कई बार मिलेगा आपको। एक होता है आगमनात्मक
और एक होता है, सॉरी दोस्तों, ये दूसरी चीज़ है, निगमन होता है वो आगमन होता है। परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन करने लगता है दोस्तों। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि दोस्तों जैसे वो परिकल्पना करने लगता है, जैसे उसे बताया जाए कि ये तुम करो, ये होगा, क्या बनोगे क्या नहीं, तो परिकल्पना एक हिसाब से दिमाग में बना लेता है दोस्तों। यही है दोस्तों, आगे कभी क्वेश्चन में मिलेगा तो हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे थोड़ा सा दोस्तों। इसमें चौ आगे के पॉइंट हैं दोस्तों, इसी में चौथी अवस्था में। दोस्तों क्लास पसंद आई तो आप चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है ऐसे, मतलब तो एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब दोस्तों। दोस्तों जैसे एक पॉइंट है दोस्तों, समस्या समाधान खोज या अन्वेषण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है दोस्तों। चौथी अवस्था इसमें वो भैया ये जान जाता है कि समस्या समाधान, जैसे कोई समस्या रखी गई कि चलो, जैसे हमने अभी वही एग्जाम्पल बताया नदी वाला, तो उसमें वो समस्या समाधान, तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, खोज करता है, अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। काल्पनिक श्रोता की प्रवृत्ति का विकास, काल्पनिक का मतलब कि भैया कोई चीज़ सामने दिखाई नहीं जा रही, कल्पना कराई जा रही कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। श्रोता मतलब टीचर बता रहा तो वो श्रोता मतलब सुनने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है दोस्तों। वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है दोस्तों, इसमें चौथी अवस्था में दोस्तों। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पेपर में बहुत आता है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। जीन पियाजे ने साफ साफ कहा है भैया कि पहले, जीन पियाजे कहने का मतलब है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन ले वाइगोस्की ने इसका बिल्कुल विपरीत कहा है। उन्होंने कहा है पहले भाषा फिर विचार। ये क्वेश्चन में बहुत आता है दोस्तों, पेपर में बहुत आता है सीटेट के, प्राइमरी जूनियर दोनों। और दोस्तों एक बात जान लीजिए आप लोग, सीटेट में सीडीपी का जो सिलेबस है वो प्राइमरी और जूनियर के लिए सेम है दोस्तों। ये प्राइमरी वाले भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं और जूनियर वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।